हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले क्रोशी पर। प्यारे बच्चे, एक बार फिर हम उपस्थित हैं आप सभी के बीच एक शानदार विषय, शानदार टॉपिक को लेकर के। आप देखकर समझ गए होंगे कि आज का जो ये टॉपिक है इसमें क्या बताया जाएगा। तो बिल्कुल बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी के दूसरे असली पेपर को, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आया था। और इस पेपर का जो कोड है 302 बीजे। इससे पहले हमने 302 बीएन पेपर को कवर किया था प्यारे बच्चे। आज हम इस वीडियो में इस कोड 302 बीजे को कवर करेंगे और ये भी आपके कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर है। प्यारे बच्चे, अगर आपका भी पेपर इस कोड से मिलता है, आपका भी पेपर कोड 302 बीजे है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम पूरे प्रश्न पत्र को ठीक तरीके से हल करेंगे और सभी प्रश्नों का मैं आपको जवाब बताऊंगा, जिससे आप ये आकलन कर सकेंगे कि आपने हिंदी में कितना शानदार गजब स्कोर किया है प्यारे बच्चे। तो इसलिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए वह आप तक पहुंच जाए। अब तक के मिले आपके सहयोग के लिए आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बची हुई जो परीक्षा है प्यारे बच्चे, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चे, आइए आज के इस पेपर को हम शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि आपका जो हिंदी का पेपर था ये 100 नंबर का था। आपको 3 घंटे 15 मिनट मिले थे प्यारे बच्चे, और 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिला था। आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित था, खंड का और खंड खा में, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना था प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। और अब आइए अच्छे तरीके से खंड का और खा के सभी प्रश्नों को ठीक तरीके से हल करते हैं। तो प्यारे छात्र, मेरे प्यारे बच्चे, आपके समक्ष आपका खंड का है। आप देख सकते हैं कि खंड का जो है उसमें 10 हिंदी साहित्य इतिहास से प्रश्न आने वाले थे और आए भी हैं। इस पेपर में भी आप देखेंगे आपका 5 नंबर हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आता है और 5 नंबर आपका हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से आता है। हिंदी साहित्य इतिहास को आपके प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर पूरी तरीके से कवर किया गया था। अगर आपने 6 वीडियो देखा था तो आप एक भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर सके। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है प्यारे बच्चे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो चिंतामण प्यारे बच्चे, ये शुक्ल जी की रचना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पंच परमेश्वर, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, कहानी है, ये गलत हो जाएगा। यामा, ये महादेवी वर्मा की रचना है, ये गलत हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चारु चंद्रलेख। अगर आपने ये ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं? ये बी जो आपका बीएन पेपर था उसमें भी ये प्रश्न था। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा है, और ये किसकी रचना है प्यारे बच्चे? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। मैंने बहुत बार इस प्रश्न को बताया था अपने हिंदी साहित्य इतिहास के वीडियो में कि बेटा इस प्रश्न को जरूर पढ़ लेना। आप सभी ने अगर वीडियो देखा होगा, जिस मेरे प्यारे बच्चे ने देखा होगा, एकदम गजब करके आए होंगे, पेपर का एकदम पोस्टमार्टम कर दिए होंगे। तो प्यारे बच्चे, तीसरा जो आपका प्रश्न है वो पूछा गया है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? तो बहुत बार ये प्रश्न बताया गया था प्यारे बच्चे, और मुझे उम्मीद है कि आपने ठीक तरीके से किया होगा। इसका जो सही जवाब है कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है प्यारे बच्चे। तो ये भी आपने सही किया होगा। अगला पूछा गया है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी यशपाल जी की रचना है।
और ये कई बार आपको हिंदी साहित्य इतिहास वीडियो में भी बताई गई थी। आगे पूछा गया है अजातशत्रु रचना की विधा कौन-सी है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको दसों बार बताया गया होगा इसके बारे में प्यारे बच्चे। तो अजातशत्रु ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और ये एक इनका प्रसिद्ध नाटक है। अजातशत्रु वाक्यांश में पूछा जाता है जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि पाँचों अब तक आपने एकदम गजब तरीके से किया होगा प्यारे बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला जो प्रश्न अब आपका दूसरा जो प्रश्न है उसमें पद से संबंधित आपके हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न आए थे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया अज्ञेय की रचना कौन सी है प्यारे बच्चे? तो बहुत बार आपको पढ़ाया गया, बहुत बार बताया गया हिंदी साहित्य इतिहास वीडियो अगर आपने देखा होगा ठीक तरीके से तो मुझे उम्मीद यही है आप सभी प्यारे बच्चों से कि एक भी गलत नहीं होंगे। कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रसमरथी ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, उर्वशी ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, लेकिन जो इसमें हरी घास पर छड़बर यही अज्ञेय की रचना है और आपको केवल यही बताना था कि अज्ञेय की रचना कौन सी है। तो हरी घास पर छड़बर ये अज्ञेय की रचना है प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कामायनी में सर्गों की संख्या मैंने 25 बार इसको बताया होगा हिंदी साहित्य इतिहास के वीडियो में भी बहुत बार बताया कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है जिसमें जो सर्ग हैं प्यारे बच्चे वो 15 सर्ग हैं। पहले सर्ग का नाम चिंता है। ये सारी बातें आपको वीडियो में बताई गई हैं। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों पूछा गया है कि संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो बहुत आसान है संत काव्य धारा आप कहें चाहे आप इसको ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी कह सकते हैं भक्ति काल संबंधित ये एक धारा है। तो संत की जब बात आएगी तो संत में कबीर सबसे बड़े संत हैं और संत काव्य धारा कहें या ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहें इसके जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी हैं। ये भी आपको बहुत बार बताया गया प्यारे बच्चे। तो बहुत सरल, बहुत आसान प्रश्न आए थे। आपने अगर ठीक तरीके से वीडियो हिंदी साहित्य का इतिहास का देखा था, तो आपको आनंद ही आनंद आ रहा होगा जब आप पेपर को पाए होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखा था, तो आप यकीन करें कि आपने बहुत नुकसान किया प्यारे बच्चे। क्योंकि मैंने बार-बार बताया यही प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में आपकी परीक्षा को, आपके अंक को, आपके परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। जिसको बच्चे इसलिए सोचते हैं कि इसको हम तुक्का माराएँगे, यही तुक्का आपको नुकसान कर देगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कौन? अरे भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृत के सुकुमार कवि हैं और ये कई बार बताया गया। बहुत सरल पेपर था प्यारे बच्चे। जो आपका ये सेट है इसमें तो बहुत ही सरल प्रश्न आए थे। अगला पूछा गया राम की शक्ति पूजा, तो राम की शक्ति पूजा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो आपने देखा बिल्कुल सभी जो प्रश्न थे एकदम सरल सरल थे और मुझे लगता है कि आपने इसमें 10 स्कोर किया होगा। अगर आपका 10 में से 10 आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो इस प्रकार हमने बहुविकल्पीय जो आपके प्रश्न थे कर लिए प्यारे बच्चे। आइए अब हम गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चे तीसरा जो प्रश्न आपका था आया था दिए गए गद्यांशों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 10 नंबर का था और आपको 2 गद्यांश मिले होंगे जिनमें से कोई एक गद्यांश करना होगा। पहला गद्यांश आपका देख लीजिए आपके सामने ही है। इसमें राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों तक जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास पर श्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के तो बार बार राष्ट्र सब आ रहा है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको बहुत बार बताया और आपने पढ़ा भी होगा। मैंने इसके 11 गद्यांश ये किससे आया पहले तो ये जान लो। ये आपके राष्ट्र के स्वरूप से आया और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। मैंने इसके 11 गद्यांशों को बहुत ठीक तरीके से बिल्कुल लिख करके हल कराया था और एक-एक प्रश्न का जवाब उसमें बताया था प्यारे बच्चे। तो अगर आपने वीडियो को देखा रहा होगा प्यारे बच्चे तो निश्चित रूप से आप एकदम गजब करके आए होंगे। तो आइए इसको हम पढ़ लिए। अब नीचे के जो प्रश्न हैं इनको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम है। तो पाठ का नाम है प्यारे बच्चे अस वो राष्ट्र का स्वरूप और इसके जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए।
तो ये व्याख्या मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपने अपना नुकसान किया, और देखा होगा तो एकदम गजब तरीके से करके आए होंगे। तो प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि संस्कृति के बिना मनुष्य के शरीर की कल्पना करना उसी प्रकार है जिस प्रकार धड़ के बिना शरीर की कल्पना करना है। क्योंकि थोड़ा-सा यहाँ जोड़ना था, जिस प्रकार बिना धड़ के शरीर नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना संस्कृति के मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि संस्कृति ही मनुष्य का मस्तिष्क है, जिसके द्वारा वह अपनी उन्नति को प्राप्त करता है। संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही देश की समृद्धि संभव है, सफल है। तो इतना आपको बता देना था, तो बिल्कुल आप एकदम गजब तरीके से 2 नंबर पा जाते। आगे पूछा गया तीसरा प्रश्न कि राष्ट्र का तीसरा अंग कौन-सा है? तो बिल्कुल आप इस लाइन में देख सकते हैं प्यारे बच्चे, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अगला पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन की श्वास-प्रश्वास क्या है? तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना था, आपको देखना है कि श्वास-प्रश्वास कहाँ शब्द आया हुआ है, उसी हिसाब से आपको लिख देना था। तो आप देख सकते हैं कि संस्कृति जन का मस्तिष्क है और जीवन की श्वास-प्रश्वास है। तो इतना आपको लिख देना था, बहुत आसान था। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम गजब करके आए होंगे। विरहित का मतलब होता है प्यारे बच्चे अलग, और अंतर्निहित का मतलब होता है समाहित या मिला हुआ। तो बिल्कुल गजब तरीके से करके आए होंगे। इस प्रकार अगर आपने किया होगा तो आप 10 नंबर अपने जोड़ सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने प्रश्नों को हल किया होगा तो आप इसके 10 नंबर जोड़ सकते हैं। तो इसको तो देख लिया, अब आइए इसके अथवा वाले को भी देख लें। तो प्यारे बच्चे, आपके सामने अथवा वाला दिया हुआ है, इसमें इसको भी पढ़ते हैं, उसके बाद नीचे के प्रश्नों को हम हल करेंगे प्यारे बच्चे। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता होगा, वे बहुत दूरदर्शी हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, थोड़ा-सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ। तो किससे आया है भाई? जब पाठ का नाम ही दे दिया गया है अशोक के फूल, तो ये किससे आया? अशोक के फूल से आया। इसको भी मैंने पढ़ा दिया था प्यारे बच्चे, चैनल पे वीडियो को अपलोड कर दिया था। अगर आपने देखा होगा तो एकदम गजब करके इसको भी आएँगे। दोनों में से कोई एक करना था, हालाँकि पहला वाला बहुत ज़्यादा ही सरल था, तो उसको आपने चुना होगा। लेकिन अगर वो आपने नहीं किया होगा तो इसको किया होगा, तो कैसे किया होगा? संदर्भ में आपको लिखना था प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अशोक के फूल नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो देखिए रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि मेरा मन अशोक के फूल को देखकर उदास होता है, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे सुंदर वस्तुओं को भागहीन समझने में, बुरा समझने में कोई विशेष आनंद मिलता होगा। कुछ लोगों को मिलता होगा क्योंकि वे दूरदर्शी अर्थात बहुत दूर तक देखने और समझने वाले होते हैं। जो भी उनके सामने आ जाता है, उसके जीवन के अंतिम समय तक की गणना वो आसानी से कर लेते हैं। मेरी आँखें इतनी दूर तक नहीं जाती, अर्थात मैं दूरदर्शी नहीं हूँ, फिर भी मेरा मन, मेरा हृदय इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। क्यों उदास होता है? यह कारण मेरे अंतर्यामी का अर्थ होता है भगवान, ईश्वर। वही जानते होंगे, जो थोड़ा-सा मैं जानता हूँ, अनुमान कर सकता हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ। तो इतनी बात आप लिख देते तो आपका जो व्याख्या है कंप्लीट हो जाता। लेखक ने गद्यांश के विषय में क्या कहा है? तो लेखक कहते हैं कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती है, अर्थात मैं दूरदर्शी नहीं हूँ। लेकिन इस फूल को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, और यह क्यों उदास होता है, यह कारण मेरे ईश्वर ही जानते होंगे। तो यही बात आपको कही है। लेखक ने किस प्रकार गद्यांश के उद्देश्य को स्पष्ट करने की बात कही है? तो लेखक ने अपने उदास मन के माध्यम से अशोक को विस्मृत किए जाने के प्रति अपने भावों को स्पष्ट किया है, और इस गद्यांश के माध्यम से उन्होंने संस्कृति और अशोक को विस्मृत किए जाने के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त किया है। तो अगर आपने ऐसा लिखा है प्यारे बच्चे, तो एकदम कदम नंबर आपको मिलेगा। अगला पूछा गया अंतर्यामी, तो अंतर्यामी का मैंने आपको बता ही दिया, ईश्वर लिख सकते हैं। अंतर्यामी मतलब हृदय की बात को जानने वाला, मन की बात को जानने वाला। इसका सबसे अच्छा था आप ईश्वर लिख देते तो बिल्कुल सही है। और दूरदर्शी का मतलब दूर तक देखने वाला दूरदर्शी होता है। दूरदर्शी को लिख लिख सकते थे आप दूर तक देखने वाला।
तो इस तरीके से आप बिल्कुल सरल तरीके से करके आए होंगे। दोनों में से कोई एक करना था, मैंने दोनों को आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम गजब करती तरीके से करके आए होंगे। तो गद्यांश हो गया, अब आइए पद्यांश को देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, खासकर उन बच्चों तक जिनका पेपर कोड ऐसा था, प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्यारे बच्चे कि दिए गए पद्यांश के आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह भी आपका 10 नंबर का था, प्यारे बच्चे। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था, और आप देख सकते हैं कि जो पहला पद्यांश आपका आया हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। और मैंने परीक्षा से 2 दिन पहले ही इसको पढ़ाया था। परीक्षा से 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। अगर आपने परीक्षा से 2 दिन पहले मेरे चैनल पर वो वीडियो देखा था, प्यारे बच्चे, तो एकदम गजब करके आप आए होंगे। प्यारे बच्चे, ये क्या है? ये पद्यांश है आपका, और ये आया हुआ किससे है? तो ये गीत से आया हुआ है। मैथिली शरण गुप्त का जो गीत है, उसी से आया हुआ है। मैंने इसको पढ़ाया भी था आपको। तो इसको भी ठीक तरीके से हम प्यारे हल कर बच्चे, जो आपका आया था गीत से आया हुआ था, एक बार मैं इसको पढ़ के समझा देता हूँ, फिर नीचे के दिए प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें जो है उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। जब लक्ष्मण चले जाते हैं राम सीता के साथ वनवास, तो यहाँ उर्मिला अकेली रह जाती है, उनकी विरह वेदना में व्याकुल। तो प्यारे बच्चे, अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो ये गीत है, उस गीत में जब राम सीता लक्ष्मण चले जाते हैं वनवास, तो जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला होती हैं, वो विरह वेदना में व्याकुल रहती हैं, और वो अयोध्या में ही होती हैं। और अयोध्या में रहकर वो उनकी लक्ष्मण की विरह वेदना में व्याकुल होती हैं। तभी वसंत के मित्र यानी कामदेव आ जाते हैं, जिससे उनकी पीड़ा असहज हो जाती है। तो फिर वो उनसे विनती करती हैं कि हे कामदेव, मैं एक वियोगिनी स्त्री हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर तुम दया का विचार करो, और तुम जो मदन हो, वो बसंत के मित्र हो, तुम मेरे समक्ष इस प्रकार कड़वे विष रूपी वर्षा को मत करो, क्योंकि इससे मुझे विकलता व्याकुलता मिलेगी और तुम्हें विफलता मिलेगी। तो यही बात इसमें पूरी बताई गई है, प्यारे बच्चे। और वो चेतावनी भी आगे देती हैं कि अगर तुम्हारे अंदर साहस हिम्मत है, तो मैं सभी संसार की बाधाओं को दूर करने वाली मेरी शिव के समान मेरी सिंदूर रेखा को देखो। और अगर तुमको अपने रूप पर बहुत अहंकार है, तो अपने रूप और सौंदर्य को मेरे पति पर वार वार दो, न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुम मेरे पति से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो। और आगे कहते हैं कि अगर तुम्हें इस बात का अहंकार है कि तुम्हारी पत्नी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, तो ऐसा नहीं है। मेरे चरणों की धूल ले जाओ और तुम अपनी पत्नी के सर पर न्यौछावर कर दो, वार कर दो। यही बात इसमें बताई गई है। तो आइए एक बार मैं इसकी पूरी की व्याख्या कर देता हूँ, फिर नीचे के प्रश्नों को हम हल करते हैं, प्यारे बच्चे। तो प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण की विरह वेदना में व्याकुल उर्मिला कामदेव से कहती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे फूल रूपी बाण मत मारो। मैं एक अबला और बिरहड़ी स्त्री हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कुछ तो दया का विचार करो। हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो, इसलिए तुम मेरे ऊपर कड़वे काम रूपी विष की वर्षा मत करो, क्योंकि इसे इससे मुझे व्याकुलता और तुम्हें विफलता मिलेगी। इसलिए ठहरो और व्यर्थ के श्रम को त्याग दो। मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ, जो तुम इस प्रकार जाल को फैलाओ। हे कामदेव, अगर तुम्हारे अंदर साहस है, तो संसार की सभी बाधाओं को नष्ट करने वाले शिव के नेत्रों के समान मेरी सिंदूर रेखा को निहारो। और यदि तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य का अहंकार है कामदेव, तो तुम मेरे पति पर अपनी सुंदरता को न्यौछावर कर दो। और यदि तुम्हें इस बात का अहंकार है कि मेरी पत्नी रति अत्यंत सुंदर है, तो यह मेरे चरणों की धूल को लेकर जाओ और उस अपने पति रति के सिर पर धारण कर दो, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है। तो यही बात इसमें, प्यारे बच्चे, कही गई है, और आप देख सकते हैं कि इसमें यही बातें समझाई गई है। तो मैंने आपको व्याख्या बता दी। अब देखिए, जो नीचे का प्रश्न है, ये आपको करना है। तो प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको बताना था। तो संदर्भ में आपको, प्यारे बच्चे, कुछ इस प्रकार लिखना था कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड के गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इतना आप लिख दिए होंगे तो आपको 2 नंबर मिल गया होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि होकर मधु के मीत मदन। तो देखिए, इस मीत में भी आप माँ आया है, और इस माँ में भी माँ आया है, मधु में भी माँ आया है। तो आप देख सकते हैं कि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, और जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो अगर आपने अनुप्रास अलंकार लगाया, प्यारे बच्चे, तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। आगे पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर
विंद को किसके समान बताया है? तो आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चे कि प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को संसार की सभी बाधाओं को नष्ट करने वाले शिव के नेत्रों के समान बताया है। तो इतना आप लिख देते तो आपको बिल्कुल नंबर मिल जाता प्यारे बच्चे। मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। तो पूरे पंक्ति में कौन सा रस है? पूरे पद्यांश में ही वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि वो क्या है, अपने पति के वियोग में, अपने नायक लक्ष्मण के वियोग में व्याकुल है। तो वियोग श्रृंगार रस है। बात करें रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हालांकि मैंने पूरे की आपको बता दी है, लेकिन ये 3 लाइन की और व्याख्या आपको करनी है। तो व्याख्या आपको हेडिंग डालना था, और उसके बाद में व्याख्या हेडिंग डालने से पहले बल हो तो सिंदूर बिंद डैश डैश करना था, उसके बाद रति के सिर पर धारो, फिर व्याख्या हेडिंग लिखना था और इस तरीके से लिखना था। प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं कि उर्मिला कामदेव से कहती हैं कि हे कामदेव, अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो संसार की बाधाओं को नष्ट करने वाली शिव के नेत्रों के समान मेरी इस सिंदूर की रेखा को देखो। हे कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य का अहंकार है तो मैं तुम्हारे रूप और सौंदर्य को अपने पति लक्ष्मण पर न्यौछावर करती हूँ। और यदि तुम्हें इस बात का अहंकार है कि तुम्हारी पत्नी रति अत्यंत सुंदर है, तो यह मेरे चरणों की धूल ले जाओ और अपनी उस पत्नी रति के सिर पर धारण कर दो, रख दो, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है। तो आपको इतने व्याख्या करना था। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपको 10 नंबर बिल्कुल गजब तरीके से मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम गजब तरीके से करके भी आए होंगे प्यारे बच्चे। तो पहला हमने देख लिया, अब आइए दूसरा जो आपका आया था उसको भी हम देख लेते हैं। अब प्यारे बच्चे जो अथवा करके आप में आया था, आप देख सकते हैं कि अथवा करके दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। तो बहुत आसान था प्यारे बच्चे। किससे आया है? तो श्रद्धा मनु से ही आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी, और ये भी आपको बताया और पढ़ाया गया था। मैंने बताया था कि पहले के 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, और पहले के 3 चैप्टर से ही सारी चीजें आपकी किताब में, आपके इस पेपर में आई हुई, खासकर पद्य से। तो इसमें देखिए, एक बार मैं व्याख्या बता देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु के हताश निराश मन को प्रेरित करते हुए कहती है कि हे मनु, दुख के पिछली रात्रि के बीच में ही सुख का नया प्रभात उत्पन्न होता है। अर्थात जिस प्रकार रात के जाने के बाद सवेरा आ जाता है, उसी प्रकार दुख के जाने के बाद सुख अवश्य आता है। इसलिए तुम निराश मत हो। आगे वो कहती है कि जिस प्रकार यह रात रूपी पर्दा अपने बीच में दिन को छिपाए हुए है, उसी प्रकार जो दुख होता है वो अपने मध्य, अपने बीच में सुख को छिपाए हुए होता है। इसलिए तुम्हें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम हताशा और निराशा को छोड़ दो। निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य आएगी। तो यही बात इसमें बताई गई प्यारे बच्चे। अब आइए पद्यांश में कवि और कविता का। तो कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम है श्रद्धा और मनु। अगर आपने ऐसे लिखा होगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला पूछा गया है उपर्युक्त पद्यांश का प्रसंग लिखिए। तो प्रसंग में आपको बस यही लिखना था कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु के हताश निराश मन को प्रेरित कर रही है, जिसमें वह सुख और दुख की वास्तविक परिभाषा को बताते हुए उनकी निराशा को दूर कर रही है। तो आपको इतना लिख देना पड़ेगा और आपका जो प्रसंग है पूरा हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो भाई रेखांकित देखिए 2 लाइन पर लगा हुआ है और आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित व्याख्या करने से पहले आपको दुख की पिछली रजनी भी डैश डैश विकसता सुख का नवल प्रभाती लिखना था, फिर व्याख्या एडिंग डालना था और लिखना था कुछ इस प्रकार। प्रस्तुत अंश में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा मनु से कहती है कि हे मनु, तुम हताशा और निराशा को छोड़ दो, क्योंकि दुख के पिछली रात्रि के बीच ही सुख का नया सवेरा उत्पन्न होता है। अर्थात जिस प्रकार रात के समाप्ति होने के बाद दिन आता है, उसी प्रकार दुख के समाप्ति के बाद सुख अवश्य आता है। इसलिए तुम बिल्कुल अपनी हताशा निराशा को छोड़ दो, कर्मशील बनो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपको इतना बना देना था तो आप निश्चित रूप से 2 नंबर पा जाते। आगे पूछा गया श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही, तो वो थे मनु। तो आपको लिख देना था मनु। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक पर्दा या झीना नील, झीना नील में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना था प्यारे बच्चे। तो यहाँ जो प्यारे बच्चे नील शब्द आया है, नीला शब्द आया है, झीना नील, तो इसको दुख रूपी रात्रि का नीला पर्दा बताया गया। तो यहाँ रूपी शब्द आ रहा है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। तो अगर आपने रूपक अलंकार लगाया है प्यारे बच्चे तो आपका एकदम गजब तरीके से सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा ये भी 10 नंबर, अगर आपने इसका चुनाव किया होगा तब भी आप ठीक तरीके से
करके ही आए होंगे। तो अब गद्यांश पद्यांश हमने देख लिया, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आया था। तो मैंने आपको 3 बताए थे और 3 आप देख सकते हैं कि ये जो जीवन परिचय वाला मामला है ये बीएन पेपर में भी यही था और ये आपका इस पेपर में भी बीजे पेपर में भी यही है। दोनों पेपर में सेम जीवन परिचय आया है। मैंने बताया था कि 3 जीवन परिचय अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका शानदार हो जाएगा। वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई और कलाम साहब को हमने बताया था। तो 2 आपके आए हुए हैं। इसमें से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है इनमें लिखने के लिए बहुत कुछ था, तो मुझे लगता है कि आपने इन्हीं का चुनाव किया होगा। अगला जो पूछा गया है प्यारे बच्चे, आपका खा आया था जिसमें एक किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना था। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ लेना, जयशंकर को पढ़ लेना, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ लेना। तो 2 आपके पेपर में दिए हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त ये अपने आप में महत्वपूर्ण थे। जयशंकर प्रसाद में लिखने के लिए बहुत कुछ था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हीं को चुना होगा, क्योंकि इनमें लिखने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे माता पिता का नाम, जन्म तिथि और इनकी जो रचनाएँ हैं, जो इनका काव्य शैली है, जो इनकी कृतियाँ, 7 साल की आयु में इनके पिता ने इनको कह दिया था कि बहुत शानदार कवि बनोगे। तो उनसे प्रेरणा लेकर, हालाँकि इनके जीवन में दुःख बहुत आया, लेकिन उन्होंने मात्र 47 वर्ष की आयु में जो करके दिखाया, वो एक साधारण व्यक्ति को करना बहुत कठिन काम था। तो इसमें मैं आपको जीवन परिचय लिखना नहीं बताऊँगा, क्योंकि उसमें टाइम बहुत चला जाएगा। बस ये बता रहा हूँ कि आपने किसका लिखा होगा। जयशंकर प्रसाद बहुत शानदार थे, हालाँकि आपने किसी का भी इन तीनों में से लिखा हो तो नंबर आपको मिलेगा। 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय में मिलना था, 2 नंबर आपको मिलना था रचना पर। अगला जो पूछा गया है प्यारे बच्चे, आपको कहानी से प्रश्न आया था, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्द। देखिए प्यारे बच्चे, मैंने आपके परीक्षा के 1 दिन पहले ही इस वीडियो को बनाया था, जिसमें मैंने 3 कहानियों की सारांश और उद्देश्य को बताया था। पहला आपका था कि पंचलाइट, दूसरा आपका था बहादुर और तीसरा आपका ध्रुव यात्रा। तीनों कहानियों के सारांश और तीनों कहानियों के उद्देश्य बताए थे। तो चाहे आप ध्रुव यात्रा कहानी का सार उद्देश्य लिख सकते थे, चाहे बहादुर, दोनों का मैंने बता दिया था। और अगर आपने वीडियो देखा था और उसी प्रकार आप लिख कर आए हैं, तो आपका 5 नंबर एकदम कन्फर्म आपको मिलने वाला है। इससे दूसरा प्रश्न पूछा गया था, चाहे आप ये ऊपर वाला करें, चाहे ये करें। तो जो दूसरा प्रश्न इससे पूछा गया था, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश, तो पंचलाइट कहानी का सारांश मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। मुझे उम्मीद है कि ये नंबर आपने छोड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छी तरीके से लिख के आए होंगे। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार बहुत सरल पेपर था, बहुत इजी पेपर था। तो आपने एकदम गजब किया होगा, 95 पार जरूर गए होंगे। अगला प्रश्न जो आपका 7 नंबर है, 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है प्यारे बच्चे कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भाई देखिए, खंडकाव्य जो था प्यारे बच्चे, वो आपने अपने अपने जिले में अपने हिसाब से पढ़ा होगा। अगर आपने मुक्तियक पढ़ा था तो आपको गांधी जी का चरित्र चित्रण करना था, या आप कर सकते थे मुक्तियक के कथानक का संक्षिप्त वर्णन, यानी गांधी जी की ही बात इसमें भी बतानी थी। अगर आपने त्यागपति पढ़ रखा है प्यारे बच्चे, खासकर गोंडा जिले के जो बच्चे थे, गोंडा बलरामपुर, उनमें ये त्यागपति पढ़ना था। तो अगर आपने त्यागपति पढ़ा तो हर्षवर्धन का जो चरित्र चित्रण था ये आपको लिखना था, या इसके पंचम सर्ग की कथा, पंचम सर्ग जिसे दान सर्ग भी कहा जाता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण सर्ग था, तो उसको आपको लिखना था। अगर आप प्यारे बच्चे सत्य की जीत आपने पढ़ रखा था, तो सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर आपको दुशासन के चरित्र चित्रण करना था। प्यारे बच्चे, अगर आपने पढ़ा था सत्य की जीत, तो सत्य की जीत में एक प्रश्न ये भी था कि सत्य की जीत के खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। आलोक वृत्त पढ़ा था तो आपको इस दूसरे सर की कथा लिखनी थी, या गांधी जी का चरित्र चित्रण करना था। अगर स्वर्ण कुमार पढ़ा तो संदेश सर्ग जो था उसको लिखना था, या नायक का जो स्वर्ण कुमार है उन्हीं का चरित्र चित्रण आपको करना था। तो रसमती पढ़ा था तो कर्ण का चरित्र चित्रण करना था, या उसकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखनी। तो ये आप करके ही आए होंगे, क्योंकि ये तो समझ लीजिए पेपर एक तरीके से आउट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप एकदम गजब तरीके से करके आए होंगे। तो इस प्रकार जो प्यारे बच्चे आपका खंड का था वो समाप्त हो गया। अब बताइए, खंड का जो आपका 50 नंबर का प्रश्न था उसमें आपने कितने किए? क्या आपका 50 में 50 आ सकता है, या 50 में आपका 49 आ सकता है? जिसका 50 में 49, या 50 में 48, या 50 में 47, या 50 में 50 आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये आपका खंड का समाप्त हुआ। आइए अब हम खंड खा की तरफ बढ़ते हैं। तो खंड का से भी ज्यादा सरल खंड खा होता है प्यारे बच्चे, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वह जब पढ़ने का समय होता है तब वो लापरवाही करते हैं। और ये जो आपका संस्कृत है, जो खंड खा है, बहुत सरल होता है। तो इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चे आपका 14 नंबर का संस्कृत होगा,
आया है, जिसमें आपका 7 नंबर जो है गद्य से आया था, तो गद्य में से 2 गद्यांश आपके थे। पहला गद्यांश आपका है, संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम तस् गद्ये च पद्ये लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम वर्तते किं बहुना चरित निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्मयम ददात न तादृशीं किंचित अनयन मूलभूत मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत् तादृशी दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य च अनेके गुणा अस साहित्य अनुशीलने सज्जानते। प्यारे बच्चे, मैंने जो आपको कक्षा 12 का पहला मॉडल पेपर सॉल्व कराया था उसमें ये गद्यांश दिया हुआ था। अगर आपने देखा होगा वो मॉडल पेपर तो एकदम गजब तरीके से आप करके भी आए होंगे। तो आइए, इसमें करना क्या था प्यारे बच्चे, तो इस संस्कृत गद्यांश को आपको पढ़ना था, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बताना था। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको संदर्भ हेडिंग डालना था, कुछ इस प्रकार लिखना था जो आप लिखे भी होंगे। प्रस्तुत संस्कृत, ये जरूर लिखना था, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। ये प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत या संस्कृत दिदर्शिका खंड के भारत संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। बस इतना आपको लिख देना था। ये ध्यान रहे कि संस्कृत पाठ का जो नाम था वो आपको सही लिखना था। तो इतना आप लिख देते तो आपका संदर्भ क्लियर हो जाता। उसके बाद आपको अनुवाद लिखना था। तो हिंदी अनुवाद से पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन हम दे देते हैं। संस्कृत साहित्यम सरसम डैश डैश करते, उसके बाद अनुशीलनेन सज्जायन्ते आप लिख देते। उसके बाद हिंदी अनुवाद आपको लिखना था और कुछ इस प्रकार लिखना था। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित होता है, उसके गद्य और पद्य में सुंदरता, भावों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य, सुनने में मधुरता होती है। क्या अधिक कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी दूसरा साहित्य नहीं देता। मूलभूत और मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में दी गई है वैसी दूसरी जगह नहीं है। दया, दान, स्वच्छता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस इसके साहित्य के अनुकरण से उत्पन्न होते हैं। तो इतना आपको लिखना था। अगर आपने ऐसे लिखा होगा प्यारे बच्चे तो आपका 7 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। अब अथवा करके जो आया था उसको भी देख लेते हैं। तो अथवा करके जो आया है महामना, महामना मैंने पूरी संस्कृत आपको पढ़ा दी थी प्यारे बच्चे। और पूरी संस्कृत मैंने आपको बताया भी था कि 14 नंबर आप एकदम गजब तरीके से लाओगे भी। अगर आपने 7 वीडियो देखा था तो आप एकदम गजब तरीके से 14 नंबर इसमें कमाओगे। दूसरा जो आया था ये महामना मालविया से आया है प्यारे बच्चे। तो संदर्भ में आपको लिखना था, जहां आपने संस्कृत भाषा में महत्तम लिखा है वहीं आपको महामना मालवीय लिख देना था। और उसके बाद हिंदी अनुवाद आपको कुछ इस प्रकार करना था कि महामना विद्वान, वक्ता और धार्मिक नेता और चालाक पत्रकार थे। उनका प्रमुख और सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना ही था। वह जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते वह वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी विधि से उनकी सहायता करते, सब प्रकार से उनकी सहायता करते। लोगों की सेवा करना ही उनका स्वभाव था। आज हमारे बीच में लोगों को सन्मार्ग सही रास्ता दिखाते हुए प्रत्येक स्थान और प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थित हैं। इस सूक्ति में बताया गया है कि वह महापुरुष जो लोगों की सेवा में निहित होते हैं, उन महापुरुषों की जय हो, क्योंकि उनके कीर्ति रूपी शरीर को कभी भी मृत्यु और बुढ़ापे का भय नहीं होता। तो आपको इस प्रकार लिखना था तो आपको 7 नंबर मिल जाता। दोनों में से कोई भी आपने किया होगा तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला आपका जो आपका प्यारे बच्चे मैंने बताया था कि एक पाठ आप पढ़ लेना, 7 नंबर आपका क्लियर होगा। वो सुभाषित रत्नानी था। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा बिल्कुल गजब तरीके से वो करके भी आएंगे। दिए हुए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखना था। ये भी आपका 7 नंबर का था। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने, 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद लिखने। दोनों आपका संदर्भ जो आया है प्यारे बच्चे वो आपका सुभाषित रत्नानी से आया है। मैंने एक चैप्टर ही आपको सजेस्ट किया था, जो बहुत गरीब है उसको पढ़ लें। अगर आपने रहा होगा प्यारे बच्चे तो आप गजब करके आए होंगे। तो पहला जो आपका आया सुभाषित रत्नानी से ही आया है और आपको कुछ इस प्रकार लिखना था। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना था। संदर्भ में आपको डैश करके लिखना था कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिदर्शिका खंड के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। बस ये आपको ध्यान देना था कि पाठ का नाम सही होना चाहिए। उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखने से पहले सुखार्थी कुतो विद्या डैश डैश करना था, वह तज्जेत सुखम। उसके बाद हिंदी अनुवाद आपको लिखना था और इस प्रकार लिखना था। प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या कैसी और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख कैसा। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अर्थात इस पंक्ति में बताया गया है कि विद्या और सुख में से व्यक्ति को एक ही प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार अगर आपने लिखा होगा तो 7 नंबर आपका एकदम बिल्कुल रखा हुआ है, चांदी है। यही आपको टॉपर भी बनाएगा।
अगला जो इसमें था प्यारे बच्चे, ये भी सुभाषित रत्नानी से आया है प्यारे बच्चे, और इसमें इस बात को बताया गया है, आप संदर्भ तो अब मैंने आपको बता दिया है, आप डायरेक्ट इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। हिंदी अनुवाद आपको इस प्रकार लिखना था, प्रस्तुत सूक्ति में बताया गया है कि नीति में निपुण लोगों की चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई प्रशंसा करे, लक्ष्मी धन की देवी लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा के अनुसार चली जाएं, चाहे वो उनको आज मृत्यु आ जाए या युगों के पश्चात मृत्यु आ जाए, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति कभी भी न्याय के पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं, अर्थात न्यायी व्यक्ति हमेशा अपने सच्चे मार्ग सन्मार्ग पर चलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना था, अगर आपने ऐसा लिखा होगा तो आपको बिल्कुल गजब तरीके से नंबर मिल गया होगा। चलिए, इतना तक हमने देख लिया प्यारे बच्चे। अब आइए देखते हैं 9 नंबर जो आपका प्रश्न था, उसमें मुहावरा पूछा गया है। मुहावरे लोकोक्तियों में से किसी एक का, ये 2 नंबर। मैंने 16 नंबर का पूरा व्याकरण आपको पढ़ा दिया था प्यारे बच्चे। अगर आपने देखा होगा तो 16 नंबर आप आराम से करके आए होंगे। आइए देखते भी हैं। कलई खुलना का अर्थ होता है प्यारे बच्चे की भेद खुल जाना। ठीक है, भेद खुल जाना। मक्खन लगाना, प्रशंसा करना, चापलूसी करना। पानी पानी होना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। तो दोनों में से कोई आपको एक, चारों में से कोई एक आपको अर्थ लिख करके प्रयोग करना था। ठीक है, तो आप इस तरीके से कोई भी करके आए होंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए अगले पे चलते हैं। अगला जो प्यारे बच्चे आप में आया था पठित गद्यांश, मैंने बताया था कि 5 नंबर जो है, जब जो आपका संस्कृत में संधि आता था और जो विभक्ति आती थी, सामान्य हिंदी वालों में हटाकर 5 नंबर का गद्यांश जोड़ा गया था पठित, तो वही आप में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बात बताई गई है पठित गद्यांश। तो आज अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो हमें पता चलता है कि वह हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युग अनुकूल परिवर्तन और परिवर्धन में कमी है से बनी हुई रूढ़ियों के परकियों के साथ संघर्ष की परिस्थिति में उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय तथा परकियों पर थोपी गई उनका अनुकरण स्वीकार करने की व्यवस्थाएं मात्र हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा रखा जाता है। तो अब देखिए, इसमें जो प्रश्न आपका कहा गया है, इसी प्रश्न आपको पढ़ना समझना, उसके बाद आपको जवाब देना है। तो भारतीय संस्कृति चेतना के कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, युग अनुकूल परिवर्तन और परिवर्धन में कमी से बनी हुई है। तो आपको इस प्रकार लिखना था। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो आपका पूछा गया कि बदलते बदलते समय के अनुसार परिवर्तन और विकास होने के क्या कारण है? तो इसमें कुछ नहीं करना था प्यारे बच्चे, यहाँ जो रूढ़ियों और प्रक्रिया दी हुई हैं, यही आपको बता देना था कि बदलते समय के अनुसार परिवर्तन और विकास होने का कारण जो रूढ़ियों और प्रक्रियाओं के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय तथा प्रक्रियाओं पर थोपी गई उनका अनुकरण का स्वीकार करने की व्यवस्थाएं मात्र हैं। तो इतना आप लिख देते तो आपका अगला आपका पूछा गया सांस्कृतिक चेतना। तो सांस्कृतिक चेतना क्या है प्यारे बच्चे? तो संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करना ही सांस्कृतिक चेतना है। तो आप ये लिख देते तो आपको बिल्कुल नंबर मिल जाता। तो पठित गद्यांश हमने कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। आपका अथवा करके दूसरा भी पठित गद्यांश था। यह बात सही है, भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य वही पैदा कर सकता है। यदि उनमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज विद्रोह, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। तो बताइए भाई, नारी के अंदर सेवा संयम का भाव कैसे उत्पन्न होता है? नारी के अंदर सेवा संयम कर्तव्य का भाव उसके पति के कर्तव्यों से उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्या है प्यारे बच्चे? तो अगला पूछा गया है, नारियों के अंदर आज विद्रोह की भावना क्यों उत्पन्न हो रही है? तो आपको इसमें बताना था कि नारियों के अंदर आज विद्रोह की भावना इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि पुरुष ये समझता है कि सारी जिम्मेदारी उसी पर है और सारी गृहस्थी का काम, सारा भार उसी को उठाना चाहिए। इस कारण जो है नारी के अंदर से विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार आपको बता देना था। नारियों के प्रति पुरुष को कैसा होना चाहिए? तो सरल भाव का हो जाना चाहिए ना, सरल भाव होना चाहिए। तो आप इतना लिख सकते थे, तो इस प्रकार भी आपको 5 नंबर मिल जाता। प्यारे बच्चे, आगे पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ चयन करके लिखना था आपको। तो देखिए, शब्दों में सूक्ष्म अंतर मैंने आपको बताया था और कई बार बताया था प्यारे बच्चे। तो पहला जो आपका पूछा गया, अभिलंब और अवलंब। तो अभिलंब मतलब होता है बिना रोक, भाई अभिलंब मतलब बिना देर, यानी शीघ्र,
शीघ्र होता है। तो शीघ्र और सहारा इसका सही था, अगर आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिराम और अविराम कितनी बार बताया गया? तो अभिराम माने सुंदर होता है और अविराम मतलब लगातार होता है। तो आपका जो ये तीसरा विकल्प है ये सही हो जाएगा। यानी दोनों का तीसरा तीसरा सही था। अगर आपने तीसरा लगाया है तो सही है। अगला पूछा गया है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। तो देख लीजिए, बड़ा आसान है प्यारे बच्चे, इसमें कोई बहुत वो नहीं करना है आपको। पद पद के एक से ज्यादा अर्थ हैं। पद का एक अर्थ तो गीत होता है, जैसे पद कोई गाता है, एक अर्थ गीत होता है। एक अर्थ होता है सम्मान, सम्मान, या जब कोई पद पाता है ना तो वही सम्मान कहते हैं। पद को आप स्थान भी कह सकते हैं। और उसके बाद आया है, देखिए विधि आया है। विधि का अर्थ होता है भाग भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, विधि माने कानून भी होता है। तो आपको केवल एक ही लिखना था। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम गजब तरीके से लिख के आएंगे। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो आपको इसमें तो देखिए, जिसका कभी अंत ना हो, तो 50 बार आपको हम बताए होंगे कि अनंत होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है प्यारे बच्चे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप एकदम गजब तरीके से करके आए होंगे। और इस प्रकार आपका जो पेपर था बड़ा गजब रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो प्यारे बच्चे देखिए, इस वाक शुद्धिकरण में मैंने आपको ठीक तरीके से बताया ही था। पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि गुरु शिष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो गुरु शिष्य के उज्जवल भविष्य, यहाँ उज्जवल लिखा है, गलत लिखा हुआ है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, उज्जवल सही से लिखा जाना चाहिए था यहाँ पर। अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा है, उज फिर जा फिर वाह और फिर ला, इस तरीके से लिखा है तब सही है। तो अगर आपने ऐसा लिखा होगा तो सही होगा। आगे कहा गया, वह कभी हानि लाभ की चिंता नहीं करता। देखिए इसमें हानि गलत लिखा हुआ है प्यारे बच्चे। हानि इस तरीके से होना चाहिए, छोटी की मात्रा होनी चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी थी। आगे पूछा गया, हम पहाड़ में सैर करने गए थे। पहाड़ में थोड़ी जाएँगे, हम पहाड़ पर सैर करने गए थे, या हम सैर करने पहाड़ पर गए थे, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। हम पहाड़ पर सैर करने गए थे, ठीक है? उसके ऊपर गए थे तो पर लग जाएगा। यहाँ जो है आपका कारक संबंधी अशुद्धि है। पक्षी पेड़ में है, पक्षी पेड़ में नहीं, पक्षी पेड़ पर हैं। तो इस तरीके से आपको करना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आप ठीक तरीके से करके आए होंगे। अगला जो प्यारे बच्चे आपका पूछा गया था कि वीर अथवा करुण हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। मैंने जो व्याकरण का वीडियो बनाया था, पहला जो आपका वीडियो था रस छंद अलंकार पर था, जिसमें पांचों रस कवर किए गए थे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। जब काव्य साहित्य में किसी विषय वस्तु को पढ़कर मन हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ वीर रस होता है। जब काव्य साहित्य में किसी विषय वस्तु को पढ़कर मन में हास नामक स्थायी भाव होता है तो वहाँ हास रस होता है। उदाहरण भी मैंने आपको बताया था। रूपक अलंकार या वीर रस का आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे, और की तो मैं बात क्या गर्व करता नहीं मामा, और निस्तार से भी समझ में डरता नहीं। हास रस का भी आप लिख सकते हैं। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हासी के दंगा भयो नंगा के विवाह विवाह में, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बाका हो, या तंबूरा लेकर मंच पे बैठे प्रेम प्रताप। तो कोई भी आपने उदाहरण लिख दिया होगा तो आपका सही होगा। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, आपने दोनों का उदाहरण आपके पेपर में ही दिया हुआ था। रूपक अलंकार भी आपने देखा, अनुप्रास अलंकार भी देखा, तो वही आपको लिख देना था। रूपक अलंकार जब काव्य साहित्य में उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब काव्य साहित्य में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास। चरण कमल बंदो हरिराई है ना, आज आपने अभी देखा था, एक नीला एक पर्दा या झीना नील, उसको भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से अगर आपने लिखा होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। मैंने बताया था भाई कुंडलिया आपको सोरठा पढ़ना, सोरठा मैंने आपको बताया था, कुंडलिया भी बताया था, सोरठा भी। तो सोरठा आसान था प्यारे बच्चे। जब का सोरठा एक अर्धसमात्रिक छंद है या दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती। इसका भी उदाहरण ठीक तरीके से बताया गया था। तो आपने एकदम गजब तरीके से किया होगा। अगला जो आपका मैंने बताया था पत्र के बारे में, 3 पत्र मैंने आपको बताया था। पहला पत्र प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु। दूसरा पत्र मैंने आपको बताया था कि ऋण आवेदन पर, याद कर लेना। अगर आपको यकीन नहीं तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने सारी बातें मॉडल पेपर सॉल्व कराते दौरान बोली थी। 3 पत्र आप पढ़ लेना। पहला नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु, दूसरा आपका था ऋण आवेदन के लिए, तीसरा नियुक्ति पत्र। तो देखिए आप में से उसमें से 2 आप में आए हुए हैं। पहला तो नगर में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु आप में आया हुआ है, चाहे आप इसको लिखते, चाहे बैंक प्रबंधक से ऋण आवेदन के लिए प्रार्थना पत्र लिखते। तो अगर आपने ठीक तरीके से ताज सर हिंदी वाले गुरु जी इस चैनल को पढ़ा है, समझा है और सभी वीडियो को देखा
था, तो निश्चित रूप से आपने बिल्कुल गजब तरीके से पेपर भी किया होगा प्यारे बच्चे। लेकिन अगर आपने नहीं देखा था तो आप बहुत अपना नुकसान कर ली होंगी, आपको एहसास हो रहा होगा कि अगर सर जी से हम पढ़ते तो निश्चित रूप से हम 90 पार जाते और जिन्होंने पढ़ा है वो 95 पार ही गए हैं। आइए जो अगला एकदम अंतिम प्रश्न था उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगला प्यारे बच्चे जो आपका प्रश्न था वो निबंध था और ये 9 नंबर का आपका आया था और इसमें से आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे निबंध आपको इम्पोर्टेंट भी कराए थे। जिसमें मैंने पहला आपको पर्यावरण प्रदूषण बताया था, बेरोजगारी एक समस्या बताया था, विज्ञान वरदान है अभिशाप बताया था, आतंकवाद समस्या निदान बताया था, नारी सशक्तिकरण बताया था, जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण बताया था, मेरा प्रिय कवि बताया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब उनमें से देख लीजिए कौन-कौन सा आया है, तो नई शिक्षा की नीति के गुण चलिए नहीं बताया तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा प्रिय कवि प्यारे बच्चे बताए थे, पर्यावरण मैंने बताया था, बेरोजगारी एक समस्या समाधान ये भी मैंने बताया था। तो 3 जो मैंने आपको बताए थे उनमें से आए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने अब जिस पे भी लिखा होगा एकदम गजब लिखा होगा। बहरहाल बेरोज़गारी समस्या समाधान ये आपका बीईएन पेपर में भी था और बीजी पेपर में भी है। तो मुझे लगता है कि आपने यही लिखा होगा, हालाँकि कोई लिखे होंगे आप, अगर ठीक तरीके से आपने रूपरेखा बनाई होगी, ठीक तरीके से आपने प्रस्तावना लिखा होगा, ठीक तरीके से आपने उपसंहार लिखा होगा तो आपको 9 नंबर मिलेगा प्यारे बच्चे। तो एकदम गजब तरीके से पूरा आपका ये पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ताज सर हिंदी वाले गुरुजी चैनल से पढ़ा था प्यारे बच्चे तो आपका 95 प्लस ही आएगा। अब मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि इस पेपर को देखने के बाद, ये पूरा सॉल्व देखने के बाद कौन-कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका 99 आया है, 99 98 आया है या 97 आया है, ठीक है? वह बच्चे ज़रूर कमेंट करें और उन बच्चों से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी बेटा कमेंट करें, अगर आपका 80 पार भी है, तब भी आप कमेंट करके बताएँ, अगर आप 90 पार हैं, तब भी कमेंट करके बताएँ। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर 90 पार होंगे, जिन्होंने ठीक तरीके से पढ़ा था चैनल पर, वो 90 पार ही होंगे, जिनका 90 पार है, जिनका जितना भी परसेंटेज है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आपने प्यारे बच्चे पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद और बस आपसे यही निवेदन है कि अपने दोस्तों तक इनको शेयर ज़रूर करें, ताकि वह भी अपने हिंदी का ठीक-ठीक आकलन कर सकें कि उनका कितना नंबर आया है। प्यारे बच्चे, आपने अब तक जो इस चैनल को सपोर्ट, सहयोग दिया है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। बस इसी तरह इस चैनल को प्रमोट करते रहिए और यहाँ हिंदी का आपको सर्व संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाएगा और इसी तरीके से आप हिंदी में एक शानदार छात्र और शानदार शिक्षक बनेंगे। आगे बची हुई आपकी सभी परीक्षाओं के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को दिल से शुभकामनाएँ। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ आपकी इस पेपर में हुई थी, वो गलती सुधार कर आप बाकी के पेपरों को बहुत अच्छे तरीके से देंगे। प्यारे बच्चे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।